जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे। आज हम लोग आधुनिक काल देखने जा रहे हैं। आधुनिक काल की ये 5वीं कक्षा है। आप सभी अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट में आपको सारा एक साथ आधुनिक काल के क्लास को डाल दिया जाएगा। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग केशवराम भट्ट पे चलते हैं। केशवराम भट्ट भट्ट जी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे जिनके पूर्वज बिहार में बस गए थे। क्या कहा जाता है, इनके जो पूर्वज थे वो कहाँ बस गए थे? बिहार में बस गए थे। पहले ये क्या महाराष्ट्र में रहते थे। उनका जन्म संवत 1911 में, उनका जन्म कब हुआ था? संवत 1911 में, और मृत्यु संवत 1961 में हुई। उनका संबंध शिक्षा विभाग से था। उन्होंने सज्जाद सुबुल और शमशाद शोषण नामक 2 नाटक भी लिखे जिनकी भाषा उर्दू थी। संवत 1929 में इन्होंने बिहार बंधु निकाला। इन्होंने एक पत्रिका निकाला, इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकता है बिहार बंधु की पत्रिका है। तो भट्ट जी की, जैसे भट्ट जी के नाम आता है, देखिए यहाँ भी केशवराम भट्ट, एक बाल कृष्ण भट्ट है। तो भट्ट जी में याद रखिए कौन? केशवराम भट्ट, केशवराम बिहार बंधु। और 1931 में, संवत 1931, बिहार बंधु प्रेस निकाला। राधाचरण गोस्वामी, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वृंदावन में, संवत 1915 में हुआ, और मृत्यु संवत 1982। इनकी मृत्यु कब हुई? संवत 1982 में हुई। दिसंबर सन 1925 समय इनका क्या था? मृत्यु का, संवत 1982। अगर ईस्वी में देखेंगे तो दिसंबर 1925। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। ये संस्कृत के क्या थे? बहुत अच्छे विद्वान थे। साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने भारतेंदु नाम का एक कुछ पत्र, मतलब इस साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने भारतेंदु नाम का एक पत्र कुछ दिनों तक वृंदावन से निकाला। यानी कि भारतेंदु नामक पत्र किन्होंने निकाला था? तो राधाचरण गोस्वामी ने। कहाँ से निकाला था? तो वृंदावन से निकाला था। और इनका जन्म भी वृंदावन में हुआ, तो इनका संबंध कहाँ था? राधाचरण गोस्वामी का वृंदावन से था। ये ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए। उनके पक्ष में हिंदी बांधव में कई लेख भी लिखे। कोई पत्रिका था हिंदी बांधव में, इन्होंने कई लेख भी लिखे। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो ब्रह्म समाज की ओर इनका ज़्यादा आकर्षण था, लगाव था, जिनके समर्थन में उनका उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, उनकी अच्छी चीज़ों को दिखाने के लिए इन्होंने हिंदी बांधव में कई लेख लिखे, कई पत्रिकाएं लिखे। इनका जो मौलिक नाटक है, पहला सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। देखिएगा, यह जो तन मन धन गोसाई जी के अर्पण है, यह कई बार पूछा जा चुका है कि यह किसकी रचना है। तो याद रखिएगा किनका है? राधाचरण गोस्वामी का। इनमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर, इनमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर, यह दोनों बहुत बड़े नाटक हैं, बड़ा नाटक है। सती चंद्रावली की कथा वस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई है। अमर सिंह राठौर ऐतिहासिक है। अमर सिंह राठौर कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। इन्होंने बिरजी, जावित्री और मृण्मयी, इन्होंने 3 इनकी रचनाएं हैं। पहला है बिरजी, जावित्री, मृण्मयी नामक उपन्यासों का अनुवाद भी बंग भाषा में किए हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास, व्यास जी का जन्म संवत 1915 में और मृत्यु संवत 1957 में हुई। अंबिका दत्त का जितना भी देखिएगा कवि जो भी महत्वपूर्ण आपको नजर आ रहे होंगे, उनकी सभी का जन्म वर्ष याद रखिए, क्योंकि क्रम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो व्यास जी का जन्म कब हुआ था? संवत 1915 में, और मृत्यु इनकी संवत 1907 में हुई। ये संस्कृत के प्रति प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। अवतार मीमांसा अवतार मीमांसा आदि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के पदों के दोहों के भाव को
विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नामक एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। तो बिहारी बिहार किनका है? अंबिका दत्त व्यास का है। गद्य काव्य मीमांसा इनकी एक और रचना है, गद्य काव्य मीमांसा आदि अनेक गद्य की पुस्तकें भी लिखी है। कृष्ण लीला को लेकर के इन्होंने ब्रज भाषा में एक ललित नाटिका लिखी थी। यानी कि उन्होंने कौन सी एक रचना की? ललित नाटिका लिखी थी। भारतेंदु के कहने से इन्होंने गो संकट नाटक, यह महत्वपूर्ण याद रखिएगा, गो संकट नाटक लिखा, जिसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा गोवध बंद किए जाने की कथावस्तु रखी गई है। तो गो संकट किनका? राधा किनका है? तो अंबिका दत्त व्यास का है गो संकट नाटक, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला है पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इन्होंने गिरती दशा में, यानी कि भारतीय हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका थी, वो गिरती दशा में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला था। उसमें अपना नाम भी जोड़ा था, मोहन चंद्रिका। नाम क्या जोड़ा था? मोहन चंद्रिका। आप देखिएगा बहुत जगह आपको हरिश्चंद्र चंद्रिका या मोहन चंद्रिका देखने को मिलेगा। कविराज श्यामदान जी ने जब अपने पृथ्वीराज चरित्र, श्यामदान का एक रचना है पृथ्वीराज चरित्र, में पृथ्वीराज रासो को जाली ठहराया था। इन्होंने रासो संरक्षक, एक इनकी रचना है अंबिका दत्त व्यास का रासो संरक्षक, लिखकर उसको असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। पंडित भीमसेन वर्मा, ये पहले स्वामी दयानंद जी के दाहिने हाथ थे। आपको पता होगा स्वामी दयानंद के विषय में, उनके ये क्या थे? दाहिने हाथ थे। इन्होंने आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। आर्य सिद्धांत किनकी? भीमसेन वर्मा की रचना है, पत्रिका है आर्य सिद्धांत। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नाम का एक लेख लिखकर इन्होंने अरबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय बड़े जोर शोर से दी थी। काशीनाथ खत्री, एक मिनट, इनका जन्म संवत 1906 में, काशीनाथ खत्री का जन्म कब हुआ था? संवत 1906 में आगरा के माइथान मोहल्ले में और प्रलोकवास सिरसा जिला इलाहाबाद में, जहां ये पहले अध्यापक रह चुके थे, संवत 1948 9 जनवरी 1891 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? संवत 1948, अर्थात अगर ईस्वी में देखें 9 जनवरी 1998, यानी कि इनका जन्म कब हुआ? संवत 1906, और मृत्यु कब हुआ था? संवत 1948। इस दोनों को आप लोग याद रखिएगा। ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। ये मातृभाषा क्या थे? सच्चे सेवक थे। और इनकी रचनाएं हैं ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकर नाटक। यह पूरी रचना का शीर्षक है ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक। बाल विधवा संताप नाटक, इनकी एक और रचना बाल विधवा संताप नाटक। और इनका अंतिम तीसरा जो है 3 ऐतिहासिक रूपक है। अब 3 ऐतिहासिक रूपक कौन है उसको हम लोग देखेंगे। 3 ऐतिहासिक रूपकों में पहला तो इन्होंने सिंध देश की राजकुमारियां जो सिंध में अरबों की चढ़ाई वाले घटना लेकर लिखा गया है। दूसरी है गुन्नौर की रानी, जिसमें भोपाल के मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर के हिंदू राजा की विधवा रानी का वृत्त है। तीसरा है लव जी का स्वप्न, जो रघुवंश की एक कथा के आधार पर है। इन्होंने कई अंग्रेजी पुस्तकों, लेखों और व्याख्यानों का अनुवाद प्रस्तुत किए, जैसे शेक्सपियर के मनोहर नाटकों के आख्यानों लैपकृत का अनुवाद। नित्योपदेश ब्लैकी के सेल्फ कल्चर का अनुवाद है। देश की दरिद्रता और अंग्रेजी राजनीति दादा भाई नौरोजी के व्याख्यान का अनुवाद। भारत त्रिकालिक दशा कर्नल अलकाट के व्याख्यानों का अनुवाद है। अनुवादकों के अतिरिक्त इन्होंने भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र, यूरोपियन धर्मशीला स्त्रियों के चरित्र, मातृभाषा की उन्नति किस विधि करने योग्य है,
यह सब इनकी रचना है। कौन कौन सा इनका अनुवाद रचना है? भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र, यूरोपियन धर्मशील स्त्रियों के चरित्र, मातृभाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है। अब राधाचरण गोस्वामी को हम लोग देखेंगे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। क्या थे ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनका जन्म संवत 1922 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? संवत 1922 को। मृत्यु संवत 1964 में हुई। मृत्यु कब हुई? संवत 1964 में। इन्होंने भारतेंदु का अधूरा छोड़ा हुआ नाटक सती प्रताप को पूरा किया था। इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इन्होंने भारतेंदु का जो अधूरा नाटक रह गया था सती प्रताप, आप लोग कमेंट करके बताएंगे सती प्रताप इनका जो नाटक है वह मौलिक है या अनुदित है। तो सती प्रताप जो इनका नाटक था वो अधूरा था, उनको किन्होंने पूरा किया था? तो राधा कृष्णदास ने। और राधा कृष्णदास जो है इनके फुफेरे भाई भी थे। इन्होंने पहले दुखनी बाला इंपॉर्टेंट नामक एक छोटा सा रूपक लिखा था जो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका, देखिए यहाँ नाम आ गया ना मोहन चंद्रिका का, में प्रकाशित हुआ था। इनका दूसरा नाटक है महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी, जिसकी रचना चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई के समय पद्मिनी वाली घटना को लेकर हुई। इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप का अन्य नाम राजस्थान केसरी भी है, जो संवत 1954 में समाप्त हुआ था। इन्होंने निसाय हिंदू नामक एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा। इन्होंने निसाय हिंदू नामक क्या क्या एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा है। बंगला के कई उपन्यासों के अनुवाद इन्होंने किए। स्वर्णलता मरता क्या न करता, मरता क्या न करता, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। अगला है कार्तिक प्रसाद खत्री। कार्तिक प्रसाद खत्री का जन्म संवत 1908 और मृत्यु संवत 1961 में हुआ। रेल का विकट खेल, यह कई बार पूछा गया, यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। रेल का विकट खेल नाम का एक नाटक 15 अप्रैल सन 1874 ईस्वी, 15 अप्रैल सन 1874 ईस्वी की संख्या से हरिश्चंद्र मैगजीन में छपने लगा था, पर पूरा न हुआ। इला, प्रमिला, जया, मधुमालती, क्या क्या है? इला, प्रमिला, जया, मधुमालती इत्यादि अनेक बंगला उपन्यासों के इनके किए अनुवाद काशी के भारत जीवन प्रेस कहाँ का है? काशी का है, जिनमें से निकले थे। यानी कि यह सभी जो है इनका अनुवाद नाटक है और इनका कौन से पत्रिका में प्रेस में प्रकाशित हुई थी? भारत जीवन में प्रेस में। फ्रेडरिक पिंकार्ट। फ्रेडरिक पिंकार्ट का नाम बड़ा ही विशेष है, इसलिए क्योंकि ये विदेश में रहते हुए हिंदी के समर्थक थे, और सिर्फ समर्थक ही नहीं थे, ये हिंदी में कई रचनाएं इन्होंने किया। और बराबर कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से इनका पत्र व्यवहार या जो भी उसमें समृद्ध हिंदी साहित्यकार थे सबसे होता रहता था। और कहा जाता है कि यह भारत आए, भारत में भी बहुत सारे काम किए हिंदी को लेकर के, और अंततः इनका लखनऊ में मृत्यु हो गई थी। इन्होंने भारत के लिए जिया और अंततः भारत की ही मिट्टी में मिल के रह गए। इन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी, बाल दीपक भाग 4 भाग, बाल दीपक 4 भाग, नागरी और कथा अक्षरों में, विक्टोरियाई चरित्र। इन दोनों पुस्तक खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से छपी थी। विक्टोरियाई चरित्र 136 पृष्ठों का अनुवाद है। विक्टोरियाई चरित्र जो है इनका 136 पृष्ठों का अनुवाद है। अब हम लोग देखेंगे प्रचार कार्य, कैसे कैसे प्रचार हुआ, कैसे कैसे हिंदी। देखिए एक पंक्ति है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बीनू निज भाषा ज्ञान के मिटत ना होई को सूल। यह किनका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी के राग अपलाते फिरते थे।
तो यह सबसे पहले यह पंक्ति आप याद रखिएगा, किनका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। और यह जो बात लिखे हैं वह भाषा की उन्नति कैसे होती है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे होती है, उसके विषय को लेकर के लिखे हैं। और प्रताप नारायण मिश्र ने एक बात और कहा कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यह बात पूछा भी जाता है, यह कथन किसका है, यह कौन ऐसा कहते थे? तो कौन कहते थे? प्रताप नारायण मिश्र अक्सर कहा करते थे, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। एक सभा सन 1884, एक सभा सन 1884, वह सभा का नाम क्या था? हिंदी उद्रणी प्रतिनिधि मध्य सभा के नाम से प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई थी। क्या? हिंदी उद्रणी प्रतिनिधि मध्य सभा, यह जो पूरा नाम है, प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई। अतः संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिनमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे। यानी क्या था? संवत 1950 में क्या था? नागरिक पंचायत सभा की स्थापना हुई थी। अगर आप ईस्वी में देखेंगे तो 1853 ईस्वी ठहरता है। मुख्य थे। काशी नागरिक पंचायत सभा की स्थापना हुई। सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कृति बाबू श्याम सुंदर दास जी के त्याग और सतत प्रयास का फल है। यानी कि नागरिक पंचायत जो सभा की स्थापना हुई थी, उसमें मूल रूप से किनका योगदान रहा है? तो बाबू श्याम सुंदर दास का। कहा जाता है कि इस सभा के प्रथम सभापति कौन हुए? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास हुए। तो इनके यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इनके संस्थापक कौन थे, यह भी पूछा जा सकता है। तो इनके संस्थापक कौन हुए, एक बार हम लोग पुनः देखेंगे, आप लोग डेटा याद रखिएगा। किनका? देखिए, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो राम श्याम शिव, राम श्याम शिव, इनका यह ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। कब? तो 1893 ईस्वी में अगर देखें तो संवत में 1950। और इनमें से आपसे पूछ देगा सबसे ज्यादा मुख्य कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास थे, बाबू श्याम सुंदर दास। और इस सभा के प्रथम सभापति कौन हुए? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास हुए। देवाक्षर चरित्र पंडित रविदत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया एक प्रहसन है। क्या हुआ? देवाक्षर चरित्र क्या है? एक प्रहसन है। किनके द्वारा लिखा गया? तो रविदत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु के अस्त होने के पहले भारतेंदु की मृत्यु कब हुई थी? संवत 1941 को हुआ था। और जन्म कब हुआ था? संवत 1907 को, यानी कि 1850 में उनका जन्म हुआ। 35 वर्ष की अवस्था तक वो जीवित रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो भारतेंदु के अस्त होने से पहले ही नागरिक प्रचार का झंडा गौरीदत्त, नाम याद रखिएगा, पंडित गौरीदत्त ने उठाया। ये मेरठ के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? मेरठ के रहने वाले थे और शाश्वत ब्राह्मण थे। मुदर्रिस का कार्य करते थे। मुदर्रिस मतलब क्या होता है? जो पठन, यानी एक शिक्षण का कार्य जो करता हो, टीचिंग का कार्य हो, टीच का कार्य करता हो, पढ़ाने का कार्य करता हो, उसे मुदर्रिस कहते हैं। अध्यापन का कार्य किया करते थे। 40 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 40 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरिक प्रचार, यानी कि जिसका 1853 में, संवत 1853 में स्थापना हुई थी, नागरिक 1853 ईस्वी, संवत 1950 स्थापना हुई, तो उसके लिए लिखकर, यानी अपनी सारी प्रॉपर्टी का, अपने सारे संपत्ति का इन्होंने रजिस्ट्री करा दी और नागरिक प्रचार की झंडा लिए चारों ओर घूमने लगे। प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश एक रचना है, प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश। गौरी नागरी कोश किन किया? तो गौरीदत्त ओझा का है, इन्हीं का है। इन्होंने संवत 1951 में दफ्तरों में नागरी जारी करने के लिए एक मेमोरियल भी भेजा। आप सभी को पता होगा कि मेमोरियल जो होता है एक पत्र की तरह होता था, वह सरकार को भेज रहे थे ताकि सभी दफ्तरों में नागरी भाषा, यानी कि हिंदी में कामकाज कार्यकाज हो सके। इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था।
संवत 1955 में एक बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन जिसमें अयोध्या नरेश महाराजा प्रताप नारायण सिंह, मांडा के राजा राम प्रसाद सिंह, आवगढ़ के राजा, देखिए जितने लोग, संवत 1955, इस चीज का सबसे पहले डेटा याद रखिए, घटना का भी संवत 1955 का एक बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन हुआ था जिसमें अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह भी आए थे, मांडा के राजा राम प्रसाद सिंह भी थे, आवागढ़ के राजा बलवंत सिंह भी थे, डॉक्टर सुंदरलाल और मदन मोहन मालवीय भी थे। ऐसे अन्य और प्रतिष्ठित लोग थे। लाट साहब से मिला और नागरी का मेमोरियल अर्पित किया। उक्त मेमोरियल का भीषण उद्योग हुआ। इस आंदोलन का प्रधान नायक देश पूज्य श्रीमान पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। इन्होंने अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नाम की एक बड़ी अंग्रेजी पुस्तक जिसमें नागरिक को दूर रखने के दुष्परिणामों की बड़ी ही विस्तृत और अनुसंधानपूर्ण मीमांसा थी, लिखकर प्रकाशित की। यानी कि मेमोरियल जो हुआ करता था, मेमोरियल में पहले चीजें वर्णन किया था किस चीज के लिए लिखा जा रहा, और उसके बाद उनके फायदे और क्या क्या उससे हमें बेहतर हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, ये सारी योजनाबद्ध होती थी उसमें। तो उसी को हम लोग मेमोरियल कहते हैं, जो अंग्रेजों के लिए लिखा गया था। अंत में 1 मिनट रुकेंगे। अंत में संवत 1957 में भारतेंदु के समय से ही चले आते हुए इस उद्योग का फल प्रकट हुआ और कचहरी में नागरिक प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई। कब हुआ? संवत 1997 में। प्रश्न आपसे यहां से भी बन सकते हैं कि नागरी में कि कचहरियों और कचहरी में नागरिक का प्रवेश कब हुआ? संवत 1957 में। नागरिक प्रचारणी के पहले ही वर्ष नागरी दास का जीवन चरित्र नामक पढ़ा गया। तो पहले वर्ष कौन सा पुस्तक पढ़ा गया? नागरी दास की जीवन चरित्र। हिंदी के पुराने कवियों के कुछ इतिहास वृत्त संग्रह पहले पल संवत 1896 में गारसा दत्तासी ने अपने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, इसको याद रखिएगा, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किन्होंने लिखा है? तो गारसा दत्तासी ने। ये कहाँ के कवि थे? तो फ्रांस में पेरिस के कवि थे। फिर संवत 1940 में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज में किया। उसके पीछे भाषावेता डॉक्टर अफसर ग्रियर्सन ने संवत 1946 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान प्रकाशित किया। कवि वृत्त भी साहित्य का एक अंग है और कहा जाता है कि इसी शिव सिंह सरोज से ही उन्होंने रीतिकाल के कवियों का वर्णन लिया है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते भी हैं। तो सबसे पहले कौन सा? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास है, फिर शिव सिंह सरोज आया, फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है। ऐसे ही फिर क्रम चलते रहा। आप मेरा आदिकाल का क्लास देखे होंगे तो वहां इस चीज का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। संवत 1996 में सभा को गवर्नमेंट से 400 रुपए वार्षिक सहायता इस काम के लिए प्राप्त हुई और खोज धूमधाम से आरंभ हुई। तो संवत 1956 में सभा को गवर्नमेंट से कितने रुपए प्राप्त हुए? याद रखिएगा, 1956 में प्राप्त हुए गवर्नमेंट से 400 रुपए वार्षिक सहायता प्राप्त हुआ। प्रश्न यहां से भी पूछे जा सकते हैं। इस काम के लिए प्राप्त हुआ और खोज फिर धूमधाम से आरंभ हुआ। अनेक विद्वानों के सहयोग और परामर्श से संवत 1963 में सभा ने वैज्ञानिक कोश प्रकाशित किया। वैज्ञानिक कोश इसलिए प्रकाशित किया कि उस समय हमारे यहाँ जो व्यवस्था प्रचलित थी, बहुत सारे शब्द उर्दू और संस्कृत और अंग्रेजी से सीधा सीधा रख दिए गए थे। क्यों? क्योंकि उनका हिंदी अर्थ नहीं पता था, क्या होना चाहिए। इसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूजन थे, असमंजस्य में थे। उन्हीं की सुविधा के लिए वैज्ञानिक कोश नाम रखा गया था। तो वैज्ञानिक कोश नामक पुस्तक प्रकाशित कब हुआ था? संवत 1963 में। इसको याद रखिएगा। हिंदी का सबसे बड़ा और प्रमाणिक व्याकरण तथा कोश हिंदी शब्द सागर इस सभा में, जिसके संपादक कौन थे? जिसके बाबू श्याम सुंदर दास, और सह संपादक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो वही कह रहे हैं, हिंदी शब्द सागर इस सभा के चिर अस्थायी कार्यों में गिने जाएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है नागरी तेरी यह दशा, यह कविता छपा था।
अब हम लोग अगले दिन प्रकरण 2 को देखेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7643007052, आप यहाँ मैसेज करेंगे या तो फिर इसके यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से भी जा कर के आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रकरण 2 को खत्म कर दिए। अब लोग आगे वाली होने वाली कक्षा में हम लोग आगे चलेंगे। उम्मीद है कि होली से पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल अच्छे से समाप्त हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, मिशन जेआरएफ हिंदी, दिख रहा होगा आपको मिशन। यहाँ आप जुड़ेंगे तो आपको क्यूज का फायदा मिलेगा। क्यूज हमारे यहाँ परीक्षा दृष्टिकोण से सभी प्रश्न तैयार किए जाते हैं और जो भी पढ़ाया था उसका क्यूज के माध्यम से प्रश्न तैयार करके अभ्यास कराया जाता है। हमारे यहाँ इस बार कई विद्यार्थी नेट और जेआरएफ पास किए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले आगामी परीक्षा में ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ से नेट और जेआरएफ परीक्षा पास करें। जय हिंद। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे और अपने माता पिता का भी ख्याल रख रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं।